नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार में परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गायत्री परिवार द्वारा भव्य शताब्दी वर्ष समारोह 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं और समाज के लोगों ने माता के जीवन, शिक्षा और समाज सेवा के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शताब्दी कार्यक्रम में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। मंच पर विराजमान नए भारत की संकल्पना को धरातल पर उतारने वाले राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति के परम रक्षक, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी का आज इस कार्यक्रम में आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री और मेरे मित्र श्री दयाशंकर सिंह जी, और अभी जिनका हम सब लोगों ने यहाँ पर उद्बोधन सुना, जिन्होंने ये बहुत शानदार आयोजन विश्व के 80 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों को ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया। ऐसे दल नायक जन्म शताब्दी समारोह अखिल विश्व गायत्री परिवार डॉक्टर चिन्मय पांडे जी और हरिद्वार के माननीय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, और इस पावन अखंड ज्योति सम्मेलन में उपस्थित परम पूजनीय सभी संतगण, देश विदेश से पधारे गायत्री परिवार के समस्त साधकों तथा आप सभी महानुभावों को मैं देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर, मां गंगा के इस पावन स्थान पर आने के लिए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का अवसर अत्यंत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज जहां एक ओर अखंड ज्योति के दिव्य प्राकट्य का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, वहीं पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रारंभ की गई महान आध्यात्मिक साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ ही स्नेहमयी माताजी भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस पावन अवसर पर प्रातः स्मरणीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं मां गायत्री के सिद्ध साचक, विचार क्रांति के अग्रदूत, इस अभियान के सूत्रधार पूज्य पंडित श्री राम आचार्य शर्मा जी को भी नमन करता हूं, जिनके संकल्प, साधना और तपश्चर्या ने संपूर्ण विश्व को सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से पुनः परिचित कराने का महान कार्य किया, जिसका परिणाम है कि गायत्री परिवार बीते 100 वर्षों से सनातन संस्कृति और भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में पथ प्रदर्शक बनकर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, ये हम सभी का अत्यंत सौभाग्य है कि इस युगांतकारी अवसर पर हमें संकल्प, समर्पण और कर्तव्य परायणता के जीवंत प्रतीक देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का पावन सानिध्य एवं मां दर्शन प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री राम आचार्य शर्मा जी की प्रेरणा से आज गायत्री परिवार के 15 करोड़ से अधिक साधकों संपूर्ण विश्व में ज्ञान, आराधना, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं, उसी प्रकार आज आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में अपनी अद्वितीय संगठन कौशल, दूरदर्शिता और अडिग संकल्प के बल पर भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आपके दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज देश की कार्य संस्कृति और सोच में बदलाव आया है। एक नई कार्य संस्कृति और एक नया कार्य व्यवहार
देश में 2014 के बाद प्रारंभ हुआ है। आज जहां देश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। आज संपूर्ण भारत आंतरिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री आचार्य शर्मा जी द्वारा रोपित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार बीज आज बट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। आज गायत्री परिवार केवल एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक नवजागरण का एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना को देश की सीमाओं से निकालकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी अपने समर्पण से, साधना और विनम्र व्यवहार से एक सरल साधक के रूप में गायत्री परिवार को नित नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज गायत्री परिवार विश्व के 80 से भी अधिक देशों में मानवीय मूल्यों, सेवा और संस्कारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। इतने बड़े वैश्विक संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का सरल स्वभाव और विनम्रता हमें यह एहसास कराती है कि महानता सदैव सहजता में ही बसती है। मैं इस पावन अवसर पर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की सेवा में समर्पित इस महान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा संपूर्ण विश्व के अंदर गर्व के साथ लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में गायत्री परिवार के आप सभी धर्म ध्वजवाहक अपने समर्पण, साधना और सेवा के माध्यम से इसी प्रकार हमें अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के इस विराट संदेश को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, देवभूमि पधारने के लिए आभार व्यक्त करते हुए तथा मां गायत्री को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का इन भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए और जोश के साथ हम करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री उपासना के साथ, गायत्री साधना के साथ पंडित राम शर्मा ने जोड़ा। वो करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है कि चिन्मय भाई के नेतृत्व में 100 साल में नई ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे बढ़े। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए RNTV नेशनल।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी का पतंजलि योगपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु बाबा रामदेव के वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऋषिकेश में मां गंगा का पूजन किया। ऋषिकेश में गीता भवन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी पूजा अर्चना कर भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी से सभी की सुख और समृद्धि की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। तो वहीं कनखल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से भेंट की। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं और आचार्य के बीच सामाजिक, धार्मिक और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर चर्चाएं हुई। इस भेंट ने धर्म और प्रशासन के बीच सहयोग को और मजबूत करने का संदेश दिया। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कथित नकल माफिया हाकम सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं न्यायमूर्ति आलोक महरा की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि हाकम सिंह के सहयोगी पंकज गौड़ को पहले ही 14 जनवरी को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने जमानत मंजूर कर दी थी। दोनों की गिरफ्तारी 20 सितंबर को हुई थी। तो वहीं उत्तरकाशी का माघ मेला अब केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का आयोजन नहीं रहा। ये मेले स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक आजीविका को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने का सशक्त मंच बन गया है। मेले में पहुंचने वाले लोग स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उत्पादक, पारंपरिक व्यंजन और अन्य व्यवसायों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही ये मेला स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। माघ मेला परंपरा और विकास का मिश्रित उत्सव बन चुका है। तो वहीं उत्तराखंड में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा सिंदाई फ्रेमवर्क के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपने अपने विभागीय एक्शन प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि आपदा जोखिम और समझाना जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावी प्रतिक्रिया एवं पुनर्निर्माण सिंदाई फ्रेमवर्क की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। सभी विभागों में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। तो वहीं विभागीय परिसंपत्तियों का भी जोखिम आकलन किया जाएगा और भवन एवं अवसंरचनाओं का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाएगा। सभी परियोजनाओं में बहु आपदा प्रतिरोधी तकनीकें अपनाई जाएंगी और पूर्व चेतावनी, राहत शिविर, निकासी मार्ग व सुरक्षित स्थल सुनिश्चित किए जाएंगे। बैठक में वरिष्ठ विशेषज्ञ और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तो वही खबर सामने आ रही है, जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस ने चलाया अभियान। आसाम वेटलैंड में होगी प्रवासी पक्षियों की गिनती। 126 प्रजातियों के 5806 पक्षी नजर आए। इन प्रजातियों में दिखे दुर्लभ संकटग्रस्त पक्षी। वहीं 2024 में मिले 118 प्रजातियां, जहां 5298 पक्षी। इस बार गिनती में हुई भारी वृद्धि। आपको बता दें, अभियान का उद्देश्य वेटलैंड जैव विविधता को समझना है। वहीं एशियन वाटर बर्ड सेंसस के तहत आसाम वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों की गिनती का अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बार गिनती में 126 प्रजातियों में 5806 पक्षी देखे गए, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल थी। पिछले वर्ष 2024 में यहाँ 118 प्रजातियां थे। वहीं आपको बता दें 5247 पक्षी पाए गए थे, जिनमें से इस बार गिनती में स्पष्ट वृद्धि दिखाई गई। इस अभियान का उद्देश्य वेटलैंड में जैव विविधता का अध्ययन करना और पक्षियों के संरक्षण की दिशा में जानकारी जुटाना है। तो वहीं दून सिटीजन फोरम की ओर से दून लाइब्रेरी में शहर के अहम नागरिक मुद्दों पर
टाउन हॉल का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख विभागों के अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। तो वहीं नागरिकों ने ट्रैफिक लाइट, पार्किंग, फुटपाथ और साथ ही आपको बता दें फुटपाथ अतिक्रमण, साथ ही सहस्त्रधारा रोड की ट्रैफिक व्यवस्था और कचरे के ढेर जैसी समस्याओं पर सवाल पूछे। 3 घंटे से अधिक चले सत्र में अधिकारियों ने सीधा जवाब दिया और साथ ही सुझावों का स्वागत भी किया। ये पहल नागरिकों और अधिकारियों दोनों द्वारा सराही गई है। देहरादून सिटीजन फोरम ने आज एक प्रोग्राम रखा था देहरादून लाइब्रेरी में, हमें भी वहाँ आमंत्रित किया गया था। यहाँ मुख्य उद्देश्य इनका था कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे परिवहन विभाग है, MDDA है, PWD है और नगर निगम है, ट्रैफिक पुलिस है और जो सिटीजन है कॉमन यहाँ के देहरादून के रहने वाले लोग हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में कई समस्याओं का समाधान कैसे निकले उसमें डिस्कशन किया गया। तो परिवहन विभाग की जहाँ तक बात है, ट्रैफिक की बात को उठाया गया कि ट्रैफिक जाम कई बार रहता है और विमेन सेफ्टी की बात भी उठाई गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में विमेन सेफ्टी कैसे हो। उसके साथ साथ जो बसें हैं या टाटा मैजिक है, इसमें कई बार ओवरलोडिंग की बात होती है, तो उस पर इन्होंने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने बताया इनको कि इन सब चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग चालान भी कर रहे हैं। और जहाँ तक रैश ड्राइविंग की बात भी एक महिला ने यहाँ उठाया था, तो रैश ड्राइविंग के लिए हम लोगों ने रडार गन ले रखा है, ANPR कैमरे लगे हुए हैं, अल्कोमीटर्स है और अब तो हम लोग चालान कर रहे हैं ई डिटेक्शन से। आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा भी होगा, एक ई डिटेक्शन की पॉलिसी लाए हम लोगों ने। उसमें टोल प्लाजा से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, टोल प्लाजा से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसकी डिटेल हमारे पास आ जाती है और हमारा सॉफ्टवेयर है, वाहन का सॉफ्टवेयर, उससे हमें पता चल जाता है उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। अगर किसी के डॉक्यूमेंट मान लो फिटनेस है, परमिट है, रजिस्ट्रेशन है, इनवैलिड है या लैप्स कर चुका है तो उसका चालान ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उसके बारे में मैंने इन लोगों को बताया। तमाम किस्म के ऐसे नागरिक हैं जिनके सुझाव भी हैं, जिनकी शिकायतें भी हैं, जिनकी पीड़ा भी है, जो इस शहर की बेहतरी के लिए जो है अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म और ऐसा कोई मैकेनिज्म मिल नहीं पाता है। तो आज ये जो प्रयास था, आज 21 जनवरी 2026 का ये प्रयास यही है कि देहरादून सिटीजन फोरम, जो कि इसी देहरादून शहर के नागरिकों का 500 से ज्यादा नागरिकों का एक फोरम है, वो एक सेतु के तौर पर नागरिकों को और नागरिक समाज को एक तरफ और जो शहर के जो प्रमुख विभाग हैं, उदाहरण के तौर पर चाहे वो नगर निगम की बात हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात हो, ट्रैफिक पुलिस की बात हो, RTO की बात हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात हो, MDDA की बात हो, PWD की बात हो, ऐसे करके जिलाधिकारी की बात हो, तो हमने चिन्हित करके 7 विभागों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया था। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि उनके वरिष्ठ जो प्रतिनिधि हैं आज यहाँ पर आए और एक बड़े खुले तरीके के साथ में खुले मंच में एक बातचीत हुई है। लोगों ने जहां जो भी उनकी प्रॉब्लम्स भी थी, अपनी प्रॉब्लम भी रख ली, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी रखी। सर, दो साल पहले हम दून सिटीजन फोरम का हमने गठन किया था, जिसमें उत्तराखंड के प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड पर्सन, इन सब ने मिलकर हमने एक कमेटी बनाई जिसमें कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं, और इसका एम ये था कि देहरादून की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर एकजुट होकर हम किस प्रकार आवाज प्रशासन के सामने कर सकें। इसी प्रकार का एक साल पहले हमने मेयर संवाद किया था और हमने देहरादून की समस्याओं के बारे में ग्रीन एजेंडा उनको सौंपा गया था कि ये देहरादून की समस्याएं हैं, उस पर आप कार्य करिए, लेकिन हमें बहुत निराशा हुई। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी हैं, आज हमने 7 डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया था, इसमें 6 अधिकारी हमारे टॉप अधिकारी, RTO वगैरह सब मिल टॉप अधिकारी आए और उनसे हमने देहरादून की समस्याएं रखी, उनको मांग पत्र भी दिया और तमाम देहरादून के जितने भी जागरूक रखते हैं उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। तो वहीं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत उत्तराखंड परिवहन विभाग ने देहरादून में दून लाइब्रेरी में सड़क सुरक्षा गोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम का उद्देश्य वाहन स्वामियों, विशेषकर भारी वाहनों के स्वामियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और सुरक्षा तकनीकी सुधारों में संवाद स्थापित करना था। वहीं RTO डॉक्टर अनीता चमोली ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि जीवन रक्षा का दायित्व है। उन्होंने सीट बेल्ट, हेलमेट, ओवरलोडिंग नियंत्रण और चालक प्रशिक्षण पर ध्यान देने का भी आह्वान किया। वहीं निकट भविष्य में विशेष कार्यक्रम के माध्यम से उत्कृष्ट चालकों को सम्मानित भी किया जाएगा।
तो वहीं मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन जमरानी और सौंगबाद परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने दोनों परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और प्रभावी लोगों के पुनर्वास कार्य को समयबद्धता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं जमरानी बांध की कुल लागत 3638.23 करोड़ है और इसे जून 2029 तक पूरा किया जाएगा। सौंगबाद परियोजना की लागत 2524.42 करोड़ है, जिसे नवंबर 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दोनों परियोजनाओं में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल लागू किया जाएगा। तो वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिवालय आपदा प्रबंधन ने वर्चुअल समीक्षा बैठक कर राज्य में संभावित आपदा की तैयारियां की। बैठक में सभी जिलाधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने और आपदा प्रबंधन की पूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी सहित सभी संबंधित विभाग सतर्क हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं बैठक में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को भी कहा गया। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिसके मद्देनजर सभी प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह सक्रिय है। तो वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, जबकि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित विभागों को आपात स्थिति से निपटने और संवेदनशील हिमालय मार्गों पर मशीनरी की अनगिनत चुनौती के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।